हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये नॉन मेटल किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं। उसके बाद इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ये सब आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, किसी मेटल या नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकली कैसे बिहेव करता है, यानी कि उसके साथ कैसा केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। उसके बाद हम लोग इसका रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले एक बार बता चुका हूँ आपको लिख के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में, बट फिर यहाँ भी डिटेल से पढ़ाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज को आपको। और रिएक्टिविटी सीरीज के बाद 2-3 रिएक्शन और देखेंगे मेटल्स का। चलिए देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन और देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेटल का रिएक्शन देखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन होगा, इसीलिए इससे पहले हम लोगों ने मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत हुआ था और यहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत होगा। तो ये देखेंगे, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा है। उसके बाद मेटल का रिएक्शन देखेंगे क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन के साथ मेटल रिएक्ट करके क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। तो मुश्किल से 5-10 रिएक्शन होंगे इसमें, और 5-10 रिएक्शन देखते ही हमारा जो मेटल है उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर हम लोग नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें भी कुछ रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये नॉन मेटल जो है हमारा, ये वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, तो इतना काम हमारा बच जाएगा। और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली मेटल नॉन मेटल चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा बॉन्डिंग का कंसेप्ट शुरू होगा, लेकिन वो भी मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर ही आता है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कुछ नहीं था, बस उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर उनका फिजिकल प्रॉपर्टी बता दूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में 5-10 रिएक्शन आ जाएंगे, हमारा मेटल नॉन मेटल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्ड क्यों बनता है, आयंस कैसे बनता है, केटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। केटायन में हम लोग Na+ कैसे बनता है, Mg+ कैसे बनता है, Al3+ कैसे बनता है, ये सारे केटायंस होते हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, ये देखेंगे। और एनायंस में हम लोग क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो एनायंस हैं इनको देखेंगे कि ये सारे कैसे बनते हैं। और फिर जब ये आयंस बन गए तो ये आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब टर्म आपके लिए नया लग रहा होगा, इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आ रहा होगा, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये सब आ रहा होगा, काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, ये सब आ रहा होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बना, MgCl2 कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, ये सब करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बना के दिखाऊंगा। सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और भी चीजें देखते हैं और क्या क्या देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड्स के कुछ कंपाउंड्स हैं, Cl2, H2, HCl, CH4, CCl4, H2O, NH3, ये सारे सिंगल बॉन्ड रखते हैं। तो इन सबको बना के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ H2, तो ये देखिए हमारा H2 होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कैसे बनता है, ये देखेंगे। उसी तरह से Cl2 है तो ऐसे होता है Cl2, और कई जगह मैं H2O बना चुका हूँ केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी। तो ये देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो ये सारी चीजें बताऊंगा ये ऐसे ही क्यों बन रहा है। उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो O2 भी मैं बनाया था फर्स्ट चैप्टर में, तो ये ऐसे ही क्यों बनता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसीलिए इसको इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है, इसीलिए ये इनर्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना वो भी हम लोग देखेंगे।
फिर जब आयनिक कंपाउंड कुछ बन गया, कोवेलेंट कंपाउंड कुछ बन गया, तो फिर इन दोनों कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी कैसा है। और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इनको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आयनिक कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड से अलग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा आयनिक है कौन सा कोवेलेंट। यहाँ तक पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपने ओवरव्यू में क्या देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो पुरानी ही चीजें हैं जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग जहाँ से स्टार्ट होता है कि बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, वहाँ से नई चीजें, वहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इसका एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें काफी ज्यादा एप्लीकेशन होगा इसका। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो यहाँ पे हमारा ओवरव्यू हो गया। अब मैं इसी वीडियो में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी बताया था कि अभी हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट्स हैं और इन नॉन एलिमेंट्स को जब स्टडी किया गया, इनके प्रॉपर्टी को जब स्टडी किया गया, तो इनके प्रॉपर्टी के आधार पर इनको 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये जो 118 एलिमेंट है ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट, एक बड़ा तबका ऐसे एलिमेंट्स का था जो कि ये सारे प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। कौन सा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे, मेलिएबल थे, डक्टाइल थे, मतलब ये सारे प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। मैं एक एक प्रॉपर्टी को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उनको मेटल्स कहा गया। और जो भी एलिमेंट्स इस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे, मेलिएबल नहीं थे, डक्टाइल नहीं थे, ब्रिटल थे, नॉन लस्टरस थे, उन सबको नॉन मेटल बोला गया। तो मेटल एंड नॉन मेटल का डिफिनीशन अगर आपको देना होगा तो कैसे देंगे कि हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको उनके प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई कर दिया गया। उसमें से जो भी एलिमेंट हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर थे, मेलिएबल थे, डक्टाइल थे, शाइनी थे, हार्ड थे, हैवी थे, सोनरस थे, उनको मेटल का नाम दे दिया गया। और जो भी बैड कंडक्टर थे, मतलब इसका अपोजिट प्रॉपर्टी रखते थे, उनको नॉन मेटल कह दिया गया। तो इस बेसिस पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर देंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, फिर इनके सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कॉपर का वायर होता है क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है। आयरन, जितने भी मेटल हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं। मेलिएबल, डक्टाइल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको पीट के उसका पतला शीट तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी मेटल है ना, उनको पीट के आसानी से पतला शीट में तैयार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सारे ढेर सारे एग्जांपल हैं। वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि उनको पतली तार में खींचा जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर का जनरली वायर आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो डक्टाइल होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो है वो ना तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ना ही मेलिएबल होते हैं, वो पीटने पे टूट जाते हैं, इसलिए उनको ब्रिटल कहा जाता है। जैसे ग्रेफाइट, आपने पेंसिल का लीड देखा होगा, वो ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो ग्रेफाइट लीड होता है वो जमीन पे गिरते ही टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। तो नॉन मेटल्स जनरली ब्रिटल होते हैं, उनका आप पतला तार नहीं खींच सकते। और मेटल जनरली शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं। ये सारी चीजें आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक नया चीज है, इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। मेटल्स जितने भी है ना, वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करते हैं ये लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैंने इसका पीरियोडिक टेबल में भी दिया था। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और निगेटिव आयन बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब लूज होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, आयन, कैटायन, एनायन सब कुछ पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लें इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा गया। उसी तरह से नॉन मेटल जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि देखिए फ्लोरीन एक एग्जांपल है, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद निगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, जिंक, बहुत सारे एग्जांपल हैं मेटल्स के। उसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। बट नॉन मेटल जो है वो कंपेरेटिवली कम है, नंबर में कम है मेटल्स के कंपेरिजन में। यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है कि हमारे पास 22 ही नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से कि 10 नॉन मेटल सॉलिड्स हैं, एक नॉन मेटल जो है ब्रोमीन वो लिक्विड है, और 11 नॉन मेटल जो है वो गैस है।
जबकि मेटल्स जितने हैं वो जनरली सॉलिड ही होते हैं। मेटल्स आपको गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगा। एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये नॉन मेटल जो है वो नंबर में भले ही कम है, 22 ही हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन से ही प्रोटीन बना हुआ है, फैट्स, विटामिन, एंजाइम, ये सारे कार्बन से ही बने हुए हैं और ये सब हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, एंजाइम्स, तो कार्बन से ही लाइफ का एग्जिस्टेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस किसको नहीं पता है, सबको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो एयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन को रोकता है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन नहीं रहता, ढेर सारा ऑक्सीजन ही रहता, तो जहाँ तहाँ कंबसन होने लगता है ना, जहाँ तहाँ ऑक्सीडेशन होने लगता, तो उसको रोकता है, रेट ऑफ कंबसन को रोकता है। और जहाँ तहाँ कंबसन होना भी अच्छी बात नहीं है। इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सब जलने लगते, उनका कंबसन होने लगता, ढेर सारा ऑक्सीजन होता तो सांस लेते हमारा नाक जलने लगता। इसलिए ये रेट ऑफ कंबसन को कंट्रोल करता है और सेफ बनाता है। और ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब वही मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसलिए ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए, तो इसलिए ये इनर्ट गैस है। और ये सल्फर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हेयर में, ओनियन में, गार्लिक में, ऊल में, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। 50% ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में और 26% सिलिकॉन, यानी कि 76% तो यही दो नॉन मेटल मिलके हैं। और उसके अलावा फॉस्फोरस और सल्फर भी रहता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन मेटल्स है। उसी तरह से एयर का बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कंस्टिट्यूट करता है। और सी वाटर में वाटर है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना ही होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नॉन मेटल संख्या में भले कम है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस मेटल से कहीं कम नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ये मैं पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूँ। और आगे जब हम लोग बॉन्डिंग वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्यों लेते हैं ये भी पढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटायन बनाता है, और ये एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ मैंने एक्सेप्शन इसलिए लिखा ताकि आपको समझा सकूं कि एक्सेप्शन क्या होता है। केमिस्ट्री में ऐसा बहुत बोला जाता है कि केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा एक्सेप्शन मिलेगा, उसको याद रखना होगा। मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी नहीं दे सकते। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, आपको एक्सेप्शन बोल के याद करने के लिए बोल दिया जाता है। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी याद कर लें कि हाइड्रोजन जो है वो कैटायन बनाता है, जबकि सारे नॉन मेटल जो हैं वो एनायन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन 10th लेवल पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी कई चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो जब उसको पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है, बस ये है कि अभी इस लेवल पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते 10th लेवल पे। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लें, जैसे ही हम लोग हायर क्लासेज में जाएंगे इसको भी डिस्कस कर लेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो आज मैंने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का ओवरव्यू पूरा दे दिया, हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा मैंने मेटल और नॉन मेटल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा शॉर्ट में कंपेयर कर दिया। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा ये भी बता दिया कि मेटल तो इंपॉर्टेंट है ही, नॉन मेटल संख्या में भले ही कम है लेकिन फिर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेटल्स है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।